दोस्तों इस वक्त दुनिया के बहुत से ममालिक में ऐसे सरबराहान मुमलिकत यानी हेड्स ऑफ स्टेट्स मौजूद हैं जो साल हा साल से या दहाइयों से मसलसल इक़्तिदार में हैं और अपने मुल्क की क़यादत कर रहे हैं। कुछ ममालिक में बादशाहतें भी कायम हैं जहां हुक्मरान वरासती या ख़ानदानी बुनियाद पर हुकूमत का निज़ाम संभालते हैं, जबकि कुछ ममालिक में मिलिट्री डिक्टेटर्स भी ताकत के ज़ोर पर हुकूमती निज़ाम पर काबिज़ हैं। लेकिन चंद ममालिक ऐसे भी हैं जिनके सरबराहान मुमलिकत अपनी कौम को एक लंबे अरसे से लीड कर रहे हैं और ना तो वो किसी बादशाहत के नतीजे में बरसरे इक़्तिदार आए हैं और ना ही मिलिट्री की ताकत के ज़रिए वो निज़ाम पर काबिज़ हैं, बल्कि ये रहनुमा अपने ममालिक के मखसूस जमहूरी निज़ाम या सियासी अमल यानी पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए सरबराहान मुमलिकत की पोजीशंस पर पहुँचे हैं। अपनी कामयाब सियासत और अपने मुल्क के इंतखाबी अमल में मसलसल कामयाबी के ज़रिए ही अपनी पोजीशन पर सालों या दहाइयों से कायम हैं। ऐसे रहनुमा कौन कौन से हैं और ये किस तरह दहाइयों से पावर में मौजूद हैं? इन ममालिक का सियासी निज़ाम क्या कमज़ोर है या इन्हें किसी मजबूत अपोजिशन का सामना ही नहीं करना पड़ा? इन रहनुमाओं की तवील हुक्मरानी से इन ममालिक को कुछ फ़ायदा या कुछ नुकसान भी हुआ, और सबसे बढ़कर ये कि इन अफराद के दौरे हुकूमत में इनके ममालिक के आम आदमी की ज़िंदगी में क्या कोई तब्दीली मुस्बत या मनफी तौर पर आई? आइए ये सब जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी चैनल की रीच बढ़ सके और हमें मज़ीद अच्छा मवाद बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। ज़्यादातर लोग हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे हौसले बढ़ाइए। शुक्रिया। रजब तैयब उर्दवान तुर्की की सियासत में सबसे अहम शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। उर्दवान का सियासी सफ़र 1994 में इस्तांबुल के मेयर की हैसियत से शुरू हुआ, जब उन्होंने इस्तांबुल जैसे कदीम तारीख़ी शहर को एक मॉडर्न और मसाली शहर बनाकर अवाम की तवज्जो हासिल की और तुर्की की सियासत में शोहरत की बुलंदियों को छूने लगे। साल 2002 के इंतखाब में तैयब उर्दवान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके अपनी हुकूमत बनाई। तैयब उर्दवान 2003 से 2013 तक मुसलसल 3 बार इलेक्शन जीतकर वज़ारत उज़्मा के ओहदे तक पहुँचे। इस दौरान तुर्की में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को तब्दील करके सदारती निज़ाम नाफिज कर दिया गया और तैयब उर्दवान 2014 में तुर्की के पहले मुंतखब सदर बने। 2018 में दूसरी और 2023 में वो मुसलसल तीसरी बार सदारती इंतखाबात में कामयाब हुए। इस दौरान 2016 में तैयब उर्दवान के ख़िलाफ़ होने वाली मिलिट्री कू की कोशिश में नाकामी भी तुर्की के लोगों में इनकी मकबूलियत का मुँह बोलता सबूत है। यही वजह है कि बार बार इंतखाबात में जीत कर वो गुज़िश्ता 21 बरस से तुर्की के हेड ऑफ स्टेट हैं और मौजूदा टर्म के इख्तिताम पर उन्हें इक़्तिदार में 25 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। 2003 में जब उर्दवान ने हुकूमत संभाली तो तुर्की शदीद तरीन माशी बहरान का शिकार था। 2001 में शुरू होने वाले माशी बहरान ने तुर्की की मईशत को हिला कर रख दिया था। उर्दवान की क़यादत में तुर्की के माशी इशारे बेहतर होने लगे। 2002 में 70% तक पहुंचा हुआ रेट ऑफ इन्फ्लेशन तेज़ी से कम होने लगा और 2004 में ये 10% से भी नीचे आ गया। अगले 13 बरस यानी 2017 तक तुर्की में महंगाई की शरह कमोबेश 8% तक ही रही। इन तमाम बरसों में तुर्की की रिफाइन ऑयल, टेक्सटाइल और ऑटो एक्सपोर्ट्स मसनूआत समेत टूरिज्म में तारीखी इजाफा हुआ। मुल्क IMF के चुंगल से आज़ाद हो गया। 2002 में तुर्की का GDP 314 अरब डॉलर था, जो 2024 में 1350 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, यानी इसमें 4 गुना से भी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। इस दौरान आलमी मईशत में ऑन एवरेज 3 गुना इजाफा हुआ है, यानी तुर्की की मईशत ने कहीं बेहतर इससे परफॉर्म किया है। आज तुर्की का शुमार दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में होता है और वो G20 ग्रुप का मेंबर भी है। तैयब उर्दवान ने तुर्की के तालीमी निज़ाम को अरूज पर पहुंचा दिया। 2002 में तुर्की का सालाना तालीमी बजट 13 अरब डॉलर था, जो आज तकरीबन 4 गुना इजाफे से
50 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। 2012 में तुर्की में 4+4+4 तालीमी मॉडल मुतारफ करवाया गया, जिसमें 4 साल प्राइमरी, 4 साल सेकेंडरी और 4 साल हायर सेकेंडरी एजुकेशन को मुफ्त और लाजमी कर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ भी उर्दुवान के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड मेगा प्रोजेक्ट्स तुर्की में मुकम्मल किए गए। तुर्की के एशियन और यूरोपीय हिस्से को बजरिया ट्रेन, यूरेशिया और मारमरे टनल्स जैसे ज़ेरे समंदर मंसूबों से जोड़ा गया। ऐसे ही आबनाए बास्फोरस पर दुनिया के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का मंसूबा भी तैयब एर्दोगान के क्रेडिट पर है। आम आदमी की ज़िंदगी की बात की जाए तो 2003 में तुर्की का HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.69 था, जो पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक के तकरीबन बराबर ही था या उससे मामूली सा बेहतर था। आज तुर्की का HDI स्कोर 0.855 है, जो बहुत से यूरोपीय ममालिक से भी बेहतर है। वाज़ेह रहे कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी भी मुल्क में आम आवाम की सेहत, तालीम और मेयारे ज़िंदगी की बुनियाद पर तरक्की की पैमाइश का एक ग्लोबल पैमाना है, जिसका स्कोर 0 से लेकर 1 के दरमियान होता है। इसी अरसे में यानी 2003 से लेकर आज तक तुर्की में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एवरेज ज़िंदगी भी आम शख्स की 73 साल से बढ़कर 78 बरस हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, तुर्की के लिए आज तक सब कुछ अच्छा ही नहीं। तैयब एर्दोगान के इक़्तिदार के आखिरी चंद सालों में, बिलखसूस 2020 से कोविड के बाद से एक बार फिर तुर्की माशी मसाइल और महंगाई का शिकार है, जिसके बायस जाहिर है एर्दोगान का सियासी सफ़र भी अब थोड़ा मुश्किल हो चुका है। यही वजह है कि 2023 में होने वाला सदारती इंतखाब तैयब एर्दोगान ने इंतहाई थिन मेजॉरिटी से यानी बमुश्किल ही जीता। बहरहाल अभी भी वो तुर्की के सबसे मजबूत और ताकतवर सियासी शख्सियत के तौर पर इक़्तिदार पर विराजमान हैं। व्लादिमीर पुतिन रूस की सियासत में एक गैर मामूली शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। अगस्त 1999 में वज़ीर आज़म के ओहदे पर पहुंचने और आलमी मंजरनामे पर आने से कबल पुतिन रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी KGB में जिम्मेदारियां अदा करते रहे। वो मुख्तसर अरसे के लिए फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के डायरेक्टर और सदर बोरिस येल्सिन की इंतजामिया में सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी भी रहे। पुतिन साल 2000 में पहली जबकि 2004 में दूसरी बार रूस के सदर मुंतखब हुए। आईनी तकाज़ों के तहत वो लगातार तीसरी बार सदर नहीं बन सकते थे, लिहाजा 2008 से 12 के दौरान पुतिन ने रूस के वज़ीर आज़म का मनसब संभाल लिया और इस अरसे में उनके इंतहाई करीबी वफादार साथी दिमित्री मेदवेदेव रूस के सदर मुंतखब हो गए। दिमित्री की टर्म के दौरान सदारती ऑफिस की मुद्दत 4 साल से बढ़ाकर 6 साल करने और मसलसल 2 बार से ज़्यादा मरतबा सदर मुंतखब होने की आइनी तब्दीलियाँ रूस के आइन में की गईं, जिससे पुतिन के दोबारा तीसरी बार सदर बनने की राह हमवार हुई और वो साल 2012, उसके बाद एक बार फिर 2018 और फिर 2024 में 6 साल के लिए लगातार रूस के सदर मुंतखब हो गए। यूं पुतिन गुज़िश्ता 25 बरस से रूस के स्याहो सफ़ेद के मालिक हैं और हालिया सदारती टर्म मुकम्मल होने पर उन्हें ताकत के ऐवान में 31 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। मगरबी मीडिया में पुतिन के बार बार सदर मुंतखब होने और रूस के इंतखाबी अमल की शफाफियत के हवाले से तनकीद की जाती है और सवालात उठाए जाते हैं। दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन के इख्तिताम के बाद रूस शदीद इक्तसादी और सियासी बहरान का शिकार था। पुतिन के इक़्तिदार के आगाज़ में यानी साल 2000 में रूस का कुल GDP महज 260 अरब डॉलर था, लेकिन पुतिन की टीम की मजबूत इक्तसादी पॉलिसीज़ और तेल और गैस की मसनूआत की बरामदात में तारीखी इजाफे से गुज़िश्ता 25 बरस में रूस का GDP 8 गुना इजाफे से 2200 अरब डॉलर यानी 2.2 ट्रिलियन डॉलर के लगभग पहुंच चुका है, जबकि इस दौरान आलमी मैशत में 3 गुना इजाफा हुआ है, यानी रूस की मैशत ने आलमी मैशत से कहीं बढ़कर परफॉर्म किया है।
عام روسی آدمی کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو سال 2000 میں روس کا HDI یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اسکور 0.733 تھا، جو اب بڑھ کر 0.82 ہو چکا ہے۔ ایسے ہی ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی بھی 65 برس سے بڑھ کر روس میں 70 برس ہو چکی ہے۔ بے روزگاری اور مہنگائی کی شرح میں کمی عام روسی شہریوں کے لیے پوٹن دور کے انتہائی اہم کارنامے سمجھے جاتے ہیں۔ دفاعی محاذ پر بھی پوٹن دور میں روس کو اہم کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ 2008 میں روس جارجیا جنگ کے بعد روس نے جارجیا کے علاقوں جنوبی اوسیتیا اور ابخازیہ کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ 2014 میں یوکرین سے کریمین پیننسولا کا کنٹرول واپس لینے اور حالیہ روس یوکرین تنازع کے بعد یوکرین کے روسی اکثریتی آبادی والے علاقوں پر قبضہ کر لینا یا کنٹرول حاصل کر لینا پیوٹن کی بڑی کامیابیاں لوکل روسی لوگوں میں سمجھی جاتی ہیں۔ عام روسی شہریوں کی نظر میں پوٹن نے روس کو اس کی ماضی کی طاقتور ریاست کی پوزیشن پر کسی حد تک بحال کر دیا ہے۔ نریندر مودی 2014 سے بھارت کے وزیر اعظم چلے آ رہے ہیں۔ 2024 میں لگاتار تیسری بار منتخب ہونے والے مودی کو 2029 میں اپنی ٹرم کے اختتام پر 15 برس اقتدار میں مکمل ہو جائیں گے۔ یوں جواہر لال نہرو کے بعد وہ سب سے لمبے عرصے تک لگاتار منتخب ہونے والے دوسرے بھارتی وزیر اعظم بن جائیں گے۔ 2014 میں جب نریندر مودی نے اقتدار سنبھالا تو بھارت کا GDP تقریباً $2 ٹریلین یعنی 2000 ارب ڈالر تھا، جو 10 برس میں 100% اضافے سے یعنی تقریباً 2 گنا ہو چکا ہے اور $4 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے، جبکہ اسی عرصے میں مجموعی طور پر عالمی معیشت کا حجم صرف 37% بڑھا ہے، یعنی بھارت کی معیشت نے باقی دنیا کی معیشت کی نسبت تقریباً 3 گنا تیزی سے ترقی کی ہے۔ بڑی معیشتوں کی عالمی رینکنگ میں بھی بھارت ان برسوں میں 10ویں پوزیشن سے 5ویں پوزیشن پر آ چکا ہے۔ مودی دور میں میک ان انڈیا کمپین عالمی سطح پر شروع کی گئی، جس کے بعد انٹرنیشنل کمپنیز میں بھارت میں بھاری سرمایہ کاری کی۔ الیکٹرانکس، فارماسیوٹیکل، آٹو موبائل اور IT انڈسٹری کے شعبوں میں ریکارڈ ترقی ہوئی۔ مودی حکومت میں ممبئی اور دلی جیسے بڑے شہروں کے انفراسٹرکچر میں بڑی بڑی تبدیلیاں لائی گئیں، جس سے ان شہروں کا نقشہ ہی بدل کر رہ گیا۔ نریندر مودی کے اقتدار کے ان برسوں میں عام بھارتی شہری کی حالت میں بہتری اور ابتری کے حوالے سے ملا جلا رجحان ہی رہا ہے۔ لائف ایکسپیکٹنسی جو پہلے 69 برس تھی وہ کم ہو کر 67 برس ہو گئی ہے۔ البتہ HDI کا اسکور 0.61 سے بڑھ کر 0.64 ضرور ہوا ہے، یعنی اس میں معمولی اضافہ ہوا ہے۔ تعلیم میں نسبتاً بہتری اور غربت میں کسی حد تک کمی اس اسکور کے بڑھنے کی وجوہات ہیں۔ شی جن پنگ چین کے صدر اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے جنرل سیکرٹری کے طور پر چین کے سب سے طاقتور رہنما ہیں۔ 2012 میں کمیونسٹ پارٹی کے سب سے بڑے عہدے جنرل سیکرٹری منتخب ہونے کے بعد 2013 میں پہلی بار وہ چین کے صدر منتخب ہوئے۔ 2018 میں چین کی نیشنل پیپلز کانگریس نے شی جن پنگ کو دوسری مدت کے لیے بھی منتخب کر لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کانگریس سے یونانیمسلی الیکٹ ہوئے، یعنی کوئی بھی ووٹ ان کی مخالفت میں نہیں پڑا۔ چین کے آئین میں صدر اور نائب صدر کے 2 سے زائد بار منتخب نہ ہونے کی شرط کو ختم کرنے کے بعد شی جن پنگ 2023 میں تیسری بار صدر منتخب ہو گئے۔ یوں موجودہ ٹرم کے اختتام تک شی جن پنگ چین میں اپنی صدارت کے 15 برس مکمل کر چکے ہوں گے۔ چین پر کمیونسٹ پارٹی کے کنٹرول اور چین کے مخصوص پولیٹیکل سٹرکچر کے باعث صدارتی انتخاب اور پولیٹیکل سیٹ اپ عالمی میڈیا میں تنقید کی زد میں بھی رہتا ہے۔ سال 2013 میں شی جن پنگ نے جب چین کی قیادت سنبھالی تو چین کا GDP تقریباً $9.5 ٹریلین تھا، یعنی 9500 ارب ڈالر، جس میں صرف 10 برس میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے اور آج یہ بڑھ کر $18.3 ٹریلین سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ اسی عرصہ میں چین کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 0.72 سے بڑھ کر 0.78 ہو چکا ہے۔ ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی بھی 76 برس سے بڑھ کر 79 برس ہو چکی ہے، جبکہ ملک میں بے روزگاری بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ شی جن پنگ کے دور میں چین کو کئی چیلنجز کا بھی سامنا رہا ہے، جن میں امریکہ کے ساتھ ٹریڈ اور ٹیکنالوجی وار سر فہرست ہے۔
तिब्बत और सिंकियांग में वीगर अफराद के इंसानी हकूक़ के मसाइल और आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियों के बायस चीन की पॉलिसीज़ पर सवालात भी उठते रहते हैं। कोविड-19 आलमी बहरान पर भी चीन शदीद आलमी तनकीद में रहा, लेकिन इस चैलेंज को चीन ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से बेहतर अंदाज में मैनेज किया। इस चीज़ को भी दुनिया मानती है। आज चीन माशी मैदान में अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीटर है। चीन और अमेरिका की मईशतों में दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनने का मुकाबला तेज़ी से जारी है। आयतुल्ला खामनई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ईरान में उनकी क़यादत का आगाज़ रूहुल्लाह ख़मीनी की वफ़ात के बाद हुआ, जब उन्हें मजलिस ख़बरगान ने सुप्रीम लीडर मुंतखब किया। इससे पहले खामनई 1981 से 1989 तक ईरान के सदर भी रह चुके थे। खामनई के दौर में ईरान ने बेशुमार अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना किया, जिनमें ईरान इराक जंग, लबनान और फ़लस्तीन में हिजबुल्लाह और हमास की सपोर्ट के बायस इसराइल के ख़िलाफ़ जंग की सी कैफियत, यमन और शाम के अंदरूनी तनाज़ात, बैनुल-अक़वामी तजारती पाबंदियाँ, यूरोपी और अमरीकी पॉलिटिकल और सफारती प्रेशर्स वगैरह शामिल हैं। 1989 में खामनई ने ईरान की क़यादत संभाली तो ईरान का GDP तकरीबन 120 अरब डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर 4 गुना इजाफे से तकरीबन 430 अरब डॉलर हो चुका है। लेकिन ये इजाफा इस दौरान होने वाले एवरेज आलमी माशी इजाफे से कम है, क्योंकि इस दौरान आलमी मईशत का हुजम तकरीबन 6 गुना बढ़ चुका है। तेल और गैस से मालामाल ईरान तजारती पाबंदियों के बायस तरक्की के उन तमाम मौक़े से फ़ायदा नहीं उठा सका जिससे अरब दुनिया के बाकी ममालिक जो तेल की दौलत से मालामाल है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आम ईरानी शहरियों की बात की जाए तो 1989 में ईरान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.61 था, जो अब बढ़कर 0.78 हो चुका है। इसी तरह एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 64 बरस से बढ़कर अब 76 बरस हो चुकी है। ये बात भी दुरुस्त है कि खामनई के दौर में ईरान ने किसी हद तक साइंस, दिफा और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के शोबों में कुछ तरक्की की है, लेकिन जाहिर है ये तरक्की उससे बहुत कम है जितनी कि मुमकिन थी। आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी और बुलंद शरह महंगाई ईरान के लोगों के लिए इस दौरान एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहा है। दोस्तों, पॉल बिया अफ्रीकी मुल्क कैमरून की सियासत में एक अहम और मुतनाज़ा शख्सियत हैं। 1975 में बतौर वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिदार के ऐवानों में दाखिल होने वाले पॉल बिया 1982 में सदर अहमदो आहिजो के इस्तीफ़े के बाद कैमरून के सदर बने। यूँ लगभग 50 बरस से पॉल बिया कैमरून की सियासत और हुकूमत को कंट्रोल कर रहे हैं। पॉल बिया ने 1982 में जब सदारत संभाली तो कैमरून का GDP तकरीबन 6.7 अरब डॉलर था, जो आज 2024 में 50 अरब डॉलर के लगभग हो चुका है। लेकिन मईशत में होने वाला ये इजाफा आलमी मईशत में होने वाले इजाफे से काफ़ी कम है, क्योंकि इस दौरान आलमी GDP में तकरीबन 11 गुना इजाफा हुआ, जबकि कैमरून की मईशत में सिर्फ 7 गुना इजाफा हुआ है। करप्शन, बेरोज़गारी और बुनियादी सहूलतों की कमी के बायस सियासी अदम इस्तेहकाम और अलहदगी पसंद तहरीकों जैसे चैलेंजेस का सामना कैमरून को है। विक्टर ओरबान हंगरी की तारीख में सबसे लंबे अरसे तक अपने ऑफिस में रहने वाले वज़ीर-ए-आज़म हैं, जिन्होंने 2010 से इक़्तिदार संभाल रखा है। इससे पहले वो 1998 से 2002 तक भी हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। ओरबान की पार्टी फिदेस ने 2010, 2014, 18 और 22 के मसलसल 4 इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की और विक्टर ओरबान ने मसलसल 4 बार वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाया। 2026 में अपनी टर्म के इख्तिताम पर उनकी वज़ारत उज़्मा को मसलसल 16 साल जबकि मजमूई तौर पर 20 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। विक्टर ओरबान ने 2010 में जब इक़्तिदार संभाला तो हंगरी का GDP तकरीबन 130 अरब डॉलर था, जो अब 230 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। मजमूई तौर पर आम आदमी के हालात भी मामूली तौर पर बेहतर हुए हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.83 से बढ़कर 0.85, जबकि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 74 बरस से बढ़कर 75 बरस हो गई है। ताहम ओरबान पर जमहूरियत को कमज़ोर करने, मीडिया पर कंट्रोल बढ़ाने और यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात ख़राब करने जैसे इल्ज़ामात का सामना रहता है और इसलिए इन पर तनकीद भी मसलसल होती रहती है। मसलसल जमहूरी अमल के चलने और पॉलिसीज़ के तसलसल से
तरक्की का सफ़र तेज़ी से तय होता है और मुख्तलिफ कौमें और ममालिक दरपेश चैलेंजेस पर काबू भी पा लेते हैं, लेकिन ये भी एक तल्ख़ हकीकत है। लंबे अरसे तक इक़्तिदार में रहने वाले लीडर्स के रवैये भी वक्त के साथ साथ निस्बतन कम जमहूरी और आमराना होने लगते हैं। बहरहाल ये अवाम का हक है कि वो इलेक्शन में अपने लीडर का इंतखाब करें और वक्त आने पर वोट ही के ज़रिए उनका मुहासबा भी करें। दोस्तों, मुख्तलिफ ममालिक में तवील अरसे तक हुकूमत करने वाले इन सरबराहाने मुमलिकत के दौरे हुकूमत में इन ममालिक में आने वाली तब्दीलियों पर ये तहकीकाती वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और आपको क्या लगता है, क्या एक ही लीडर का मसलसल लंबे अरसे तक मुंतखब होता रहना मुल्क के लिए मुफीद होता है या ये लॉन्ग टर्म में मुल्क के लिए नुकसान का बायस होता है? कमेंट्स में इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह की तहकीकाती मालूमाती वीडियोस मुस्तकबिल में भी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।